हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 8 विज्ञान विषय के अध्याय 5 में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हमने अध्याय 1 से लेकर 4 तक के सभी पाठों के अभ्यास प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया था। इस क्लास में हम अध्याय 5 कोयला और पेट्रोलियम के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न दिया गया है, वो है सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने का क्या लाभ है। तो सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और एलपीजी का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस। इन दोनों का ईंधन के रूप में उपयोग करने का फायदा क्या है वो हमें बताना है कि ये हमारे ईंधन के लिए लाभदायक क्यों है। तो देखें, इनका जो लाभ है वो क्या है, उनकी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला लाभ है, इसका कैलोरी मान अधिक होता है, यानी एलपीजी और सीएनजी इन दोनों का जो कैलोरी मान है वो अधिक होता है। और ये कितना होता है? 50 किलो जूल पर ग्राम। मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम जब एलपीजी जलती है तो जलने से वो 50 किलो जूल ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करती है। ठीक है, तो यानी इसमें ऊष्मा या ताप का मान बहुत अधिक है। दूसरा, इसकी जो ज्वाला है वो कैसी होती है? धुआं रहित होती है, यानी धुआं नहीं होता। इस कारण से क्या नहीं फैलता? प्रदूषण नहीं फैलता। तीसरा कारण है, एलपीजी गैस के जलने पर, एलपीजी गैस के जलने पर कोई भी विषैली गैस पैदा नहीं होती है। ठीक है। चौथा, एलपीजी को संभालना और उसका रख रखाव दोनों ही क्या है? आसान है। अगला, इसका पूर्ण दहन होता है, यानी ये पूरा जल जाता है, ये शेष प्रदूषण के रूप में कुछ भी नहीं बचता है। अगला, एलपीजी साफ घरेलू ईंधन है। एलपीजी क्या है? साफ घरेलू ईंधन है। साथ ही बात करें सीएनजी की, तो सीएनजी के लाभ क्या है कि यह भी वायु प्रदूषण बिल्कुल नहीं फैलाता और इसका भी ताप उच्च है, साथ ही ये भी धुआं रहित है और इसे भी एलपीजी की तरह संभालना भी आसान है। तो इन प्रमुख लाभों के कारण सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग बहुतायत किया जाने लगा है, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से भी क्या है? सुविधाजनक है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। पेट्रोलियम जो हमें भूमि से प्राप्त होता है उसके अंदर कई सारे तत्व शामिल होते हैं, तो उनमें से ऐसे कौन से पदार्थ है जिनका निर्माण सड़क हेतु किया जाता है। तो कोलतार और बिटुमिन्स, ये दो वो उत्पाद है जिनका उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। अगला, वर्णन कीजिए मर्त वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है और यह प्रक्रम क्या कहलाता है। तो अगर बात करें हम कोयला की, तो कोयला किससे बना है? वृक्षों के विघटन से। किससे बना है? वृक्षों के विघटन से। इसका मतलब क्या है कि आज से हजारों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के अंदर पेड़ पौधे और जीव जंतु बड़ी मात्रा में क्या हो गए थे? दब गए थे। ऐसा विचार है कि करोड़ों वर्ष पहले भूकंप और ज्वालामुखी या अन्य किसी प्राकृतिक घटनाओं के कारण जो वृक्ष है वो पृथ्वी की सतह के नीचे क्या हो गए? दब गए। और किससे ढक गए? मिट्टी और रेत से क्या हो गए? ढक गए। अब पृथ्वी के अंदर उच्च दाब और उच्च ताप, क्या? उच्च दाब और उच्च ताप, साथ ही वायु की अनुपस्थिति, इन तीनों घटनाओं में ये दबे हुए वृक्ष धीरे धीरे किसमें बदल गए? कोयले में बदल गए। तो वृक्षों की लकड़ी से कोयला बनने में करोड़ों वर्ष का समय लगा है और कोयले के बनने की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कार्बनीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहली खाली जगह ली हुई है रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान जीवाश्म ईंधन है। दूसरा, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है और वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है। तो पहली खाली जगह में आएगा कोयला और पेट्रोलियम, कि कोयला पहली खाली जगह में इधर आ जाएगा कोयला और दूसरे में इधर आ जाएगा पेट्रोलियम। दोनों ही क्या है? जीवाश्म ईंधन है। ठीक है। दूसरा, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का जो प्रक्रम है क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है।
और वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला जो ईंधन है वो कौन सा है? सीएनजी गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लगाइए। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, तो बिल्कुल गलत है। जीवाश्म ईंधन तो भूप्रपटि के अंदर कई हजारों लाखों करोड़ों वर्ष की प्रक्रिया के बाद बने हैं, तो ये कथन बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, तो यह असत्य है। दूसरा, पेट्रोलियम की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक है, बिल्कुल गलत है। पेट्रोलियम की तुलना में ये कम प्रदूषण फैलाती है। फिर कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, सही बात है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, सही बात है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो मिट्टी का तेल भी क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है, अतः ये कथन गलत है। तो पहला, दूसरा और पांचवा गलत है, तीसरा और चौथा सही है। अगला, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है, कि जीवाश्म जो ईंधन है वो कुछ समय के बाद समाप्त क्यों हो जाएंगे, इसका कारण क्या है? तो जो जीवाश्म ईंधन है वो सजीवों के मृत अवशेषों से बनते हैं। किससे बनते हैं? जो सजीव है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, उनके जमीन भूमि के अंदर दबने के कारण उच्च दाब और उच्च ताप की विभिन्न समय के बाद जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के कारण इनको बनने में काफ़ी करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो काफ़ी लंबी प्रक्रिया के बाद इनके शरीर के साथ या इनके साथ जो भी कुछ रासायनिक क्रिया होती है, उसके परिणाम स्वरूप जीवाश्म ईंधनों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये ईंधन किससे बने हैं? सजीवों के मृत अवशेषों से, और इन्हें बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। अतः प्रकृति में जो जीवाश्म ईंधन है वो कैसे हैं? वो संसाधन सीमित है, एक न एक दिन ये जरूर समाप्त हो जाएंगे। अतः ये समाप्त होने वाले क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। अगला, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कोक के लक्षण। तो ये कैसा होता है? कठोर होता है। कैसा होता है? सरंध्र युक्त, इस पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इसका रंग कैसा होता है? काला। साथ ही ये विद्युत और उष्मा का क्या है? कुचालक, यानी विद्युत और उष्मा इससे प्रभावित नहीं हो सकती। फिर बात करें इसके उपयोग की, तो पहला उपयोग है कृत्रिम ग्रेफाइट बनाने में। क्या बनाने में? कृत्रिम ग्रेफाइट बनाने में। दूसरा, एस्टिलीन गैस बनाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के उत्पादन में भी ये सहायक है। तीसरा, जल गैस और उत्पादन गैस के उत्पादन में भी ये सहायक है। चौथा, ये कॉपर, लोहा, जिंक, टीन, लेड आदि धातुओं के निष्कर्षण में भी काम आता है। साथ ही यह एक अच्छा घरेलू ईंधन है और ये जलने पर धुआं नहीं छोड़ता, क्योंकि इसे कार्बन का एक शुद्ध रूप माना जाता है। तो ये कोक के कुछ लक्षण थे और इसके कुछ प्रमुख उपयोग थे। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए, कि पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण कैसे होता है, उसको हमें समझाना है। अब पेट्रोलियम पदार्थ का मतलब है जिसमें फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मिट्टी का तेल, कोलतार, ये सारी चीजें शामिल होती है, मिक्स। ठीक है, तो निर्माण कैसे होता है? तो पेट्रोलियम समुद्र में रहने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं की सहायता से बनता है। मृत्यु के पश्चात ये जीव सागर की तली तक क्या हो जाते हैं? पहुंच जाते हैं, और धीरे धीरे रेत तथा मिट्टी से क्या हो जाते हैं? ढक जाते हैं। करोड़ों वर्षों बाद दाब उत्प्रेरक क्रिया तथा गर्मी के कारण हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं, यानी उच्च दाब और उच्च ताप, साथ ही वायु की अनुपस्थिति के कारण ये किसमें बदल जाते हैं? हाइड्रोकार्बन में। और ये हाइड्रोकार्बन हल्के होने के कारण छिद्र युक्त चट्टानों से रिस कर पृथ्वी की सतह की ओर तब तक आते हैं जब तक अपारगम्य चट्टानें उन्हें रोक नहीं लेती। यानी जब हाइड्रोकार्बन बन जाता है तो वो हल्का होने के कारण ऊपर उड़ता है, और ऊपर उठने के कारण वो छिद्र युक्त चट्टानों से बाहर की ओर प्रवाहित होता है। इस प्रकार इन अपारगम्य चट्टानों के बीच तेल कूप बन जाते हैं और प्राकृतिक गैस तेल के ऊपर ही पाई जाती है। ठीक है, इसी कारण से जो बड़े बड़े पेट्रोलियम के स्रोत है वो तेल कूपों यानी कुओं के रूप में पाए जाते हैं। और उसकी प्रक्रिया यही है कि हजारों लाखों वर्षों के बीच जब वो जीव भूमि में दब जाते हैं और मिट्टी और रेत से ढक जाते हैं, तो उच्च दाब और उच्च दाब की क्रिया के कारण वो धीरे धीरे हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं, और हाइड्रोकार्बन हल्के होने के कारण फिर ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण वो जो पारगम्य या छिद्रयुक्त चट्टानें हैं, उन छिद्रयुक्त चट्टानों से होकर ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगते हैं और कुओं का आकार ले लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपके
अभ्यास के सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।